वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। आज मैं आपको प्रीवियस जो मैंने प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 3 कराया है, जो काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आए और उम्मीद है कि जो बिहार लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और इसी के कारण काफ़ी अच्छे रिस्पांस आए हैं। तो उसी रीजन में मैं आज जो प्रैक्टिस सेट 4 है वो भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें काफ़ी सारे एमसीक्यू भी हैं और उसके साथ साथ उसका डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन भी है। तो अगर आप एमसीक्यू करते हैं और उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं तो यह आपके लिए एग्ज़ाम तक आप भूलने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 4। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम 2025 प्रैक्टिस सेट 4 एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस बाय आशीष सर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसकेएमयू दुमका, झारखंड। कंटिन्यू। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड द यूनिवर्सल ऑफ डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम हैं, यूडीसी हैं, डीडीसी हैं, सीसी हैं, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन है। तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम हैं, तो वो भी आपको याद रखना होगा। मैंने आपके अपने प्लेलिस्ट पे सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ साथ उसके डेवलपिंग ईयर और डेवलप्ड बाय सबको दे रखा है, आप वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसी रीजन में हमारा पहला क्वेश्चन जो था कि सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण प्रणाली का विकास किसने किया। तो इसका चलिए पहले इसको डिटेल में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर टिक करेंगे। ठीक है, तो द यूडीसी सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय टू बेल्जियम। ये लॉयर्स थे, बेल्जियम के दो लॉयर्स थे। कौन कौन थे? पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लॉ फॉन्टेन। स्टार्टेड स्टार्टेड इन 1895। यूडीसी कब स्टार्ट हुआ था, कब डेवलप हुआ था? 1895 में डेवलप हुआ था यूडीसी। दे अडेप्टेड एंड एक्सपेंडेड द डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये यूडीसी जो है ना वो डीडीसी पर ही बेस्ड है। ठीक है, टू क्रिएट अ क्लासिफिकेशन सिस्टम सुटेबल फॉर देयर इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफिक प्रोजेक्ट। अब चलिए हिंदी में भी थोड़ा जान लेते हैं। सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण प्रणाली को दो बेल्जियम वासियों यानी बेल्जियम लॉयर्स थे, पॉल ऑटलेट तथा हेनरी लॉ फॉन्टेन द्वारा कब विकसित किया गया था? 1895 में विकसित किया गया था। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त वर्गीकरण प्रणाली के लिए डेविड डेसिमल प्रणाली को अनुकूलित और विस्तारित किया गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लॉ फॉन्टेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कॉल नंबर। देखिएगा, किसी भी लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशनल्स के लिए ये कॉल नंबर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉल नंबर क्या होता है। तो कॉल नंबर को एक सिंपल लैंग्वेज में समझा सकते हैं कि ये बुक का एड्रेस बताता है। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल नंबर के साथ आपका पहचान वो आपका एड्रेस बताता है, उसी तरह कॉल नंबर जो है वो बुक का एड्रेस बताता है। ठीक है, तो बुक कहाँ है ये कौन बताएगा? कॉल नंबर बताएगा। क्लास नंबर से बुक को अरेंजमेंट किया जाता है, सेल्फ अरेंजमेंट किया जाता है, बट उसको पहुंचा जहां पर अरेंजमेंट किया जाता है वो कॉल नंबर से। तो कौन तो टू लोकेट अ बुक ऑन द सेल्फ क्या बताता है? लोकेट करता है बुक को ऑन द सेल्फ पर। टू इंडिकेट द टाइटल ऑफ द बुक ये नहीं होगा। टू इंडिकेट द ऑथर ऑफ अ बुक ये भी नहीं होगा। टू लोकेट अ बुक ऑन द सेल्फ ये इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम लोग जो डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं, उसका मेन मोटो क्या है? टू ऑर्गेनाइज बुक बेस्ड ऑन कलर। ये तो गलत है, कलर से कोई भी बुक ऑर्गेनाइज नहीं होती है। टू प्रोवाइड एक्सेस टू लाइब्रेरी मटेरियल्स। टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सर्टेन बुक्स। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। टू ट्रैक द सर्कुलेशन ऑफ बुक्स ये भी गलत हो गया। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? टू प्रोवाइड एक्सेस टू लाइब्रेरी मटेरियल्स। पुस्तकालय सामग्री तक पहुंच प्रदान करता है। कौन? किसके माध्यम से हम लोग क्लास नंबर जब जनरेट करते हैं तो वो क्या करता है कि पुस्तकालय सामग्री तक यूजर्स के पहुंच को बताता है कि यूजर्स उस क्लासिफिकेशन तक क्लास नंबर के द्वारा उस बुक तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द रोल ऑफ
कटर नंबर इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट बिलीव कर लेते हैं, अनबिलीव भी कर लेते हैं, बट वो कटर रूल्स को नहीं जान पाते हैं। कटर सैनबॉर्न ऑथर टेबल होता है जिसमें आप किसी भी बुक नंबर जनरेट कर सकते हैं किसी बुक का। तो उसके लिए कटर ऑथर टेबल मैं एक दिन आपको ऐसे मेरे कॉल नंबर पे मैंने बताया है, वीडियो प्लेलिस्ट पे है, वहां से जाकर के आप कटर बुक नंबर जानने का बनाने का क्या सिस्टम है उसे समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ कटर नंबर इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। कटर नंबर का लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में क्या रोल है। तो इंडिकेट लैंग्वेज, ये तो नहीं होगा, ठीक है। टू रिप्रेजेंट पब्लिकेशन ईयर, ये भी नहीं होगा। टू ऑर्गेनाइज बाय ऑथर, टू अरेंज बाय टाइटल। तो कटर नंबर कटर सैनबॉर्न ऑथर टेबल बोला जाता है, इसलिए टू ऑर्गेनाइज बाय ऑथर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स इन द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखिए, जब जो स्टूडेंट्स ACR2 पढ़े होंगे या CCC पढ़े होंगे, तो जनरली ACR2 में क्या होता है कि सब्जेक्ट हेडिंग्स हमें निकालना पड़ता है। जो दो माध्यम हैं जिससे हम लोग सब्जेक्ट हेडिंग्स फाइंड करते हैं, पहला है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स और दूसरी है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स, ठीक है। तो उसका पर्पस क्या है, टू आइडेंटिफाई द लाइब्रेरी ब्रांच, ये गलत हो गया। टू डिस्क्राइब द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ बुक, ये भी गलत हो गया। टू इंडिकेट द मेन टॉपिक ऑफ बुक, ये इज द राइट आंसर। टू डिटरमाइन द पब्लिकेशन डेट ऑफ अ बुक, ये तो नहीं होगा। टू इंडिकेट द मेन टॉपिक्स ऑफ अ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ क्लासिफिकेशन स्कीम इन लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन। क्या पर्पस है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का, स्कीम का। टू आइडेंटिफाई लाइब्रेरी स्टाफ, टू डिनोट लाइब्रेरी ब्रांचेस, टू प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ अ मटेरियल्स। एक बुक का क्या करता है, वो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करता है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किसी मटेरियल को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर पाते हैं। तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया और ये भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच क्लासिफिकेशन सिस्टम यूजेस द कंसेप्ट ऑफ फैसेट्स इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिएगा, जब हम लोग PMEST पढ़े होंगे, जो स्टूडेंट्स PMEST को पढ़े होंगे, तो उसमें फैसेट्स है, ठीक है। तो फैसेट्स का यूज किसमें किया गया है, विच क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज द कंसेप्ट ऑफ फैसेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉलम क्लासिफिकेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जियोपॉलिटिक्स इज फॉर्म्ड बाय विच मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आप आना है। ये मैं आपके साथ बोली तो मैं पेन एंड पेपर पे मैं लिख देता हूं कि आप मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ के जाइए। अगर आपका एक क्वेश्चन नहीं लड़ेगा तो आप मुझे बोलिएगा कि एक क्वेश्चन नहीं लड़ा, मैं उसकी पूरी गारंटी लेता हूं कि आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो जियोपॉलिटिक्स इज फॉर्म बाय विच मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। देखिए, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट बहुत तरह के हैं, 8-10 तरह के हैं। तो जनरली इसमें क्या, पहले चूंकि अभी मोड्स ऑफ फॉर्मेशन को अगर ज़्यादा डिटेल्स में जानना है तो मेरे प्लेलिस्ट पे लाइब्रेरी साइंस बाय यूट्यूब, लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स में बताया गया है, आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। तो समझते हैं पहले जियो पॉलिटिक्स। देखिए, यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, जियोलॉजी और पॉलिटिक्स, ठीक है। तो जियो पॉलिटिक्स दो सब्जेक्ट से जब मिल करके बनता है, तो जियोलॉजी और पॉलिटिक्स से मिल करके बना है, तो ये दैट इज अ पार्ट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब फ्यूज करना। तो निगेटिव पॉजिटिव कहते हैं ना, कि निगेटिव पॉजिटिव फ्यूज करता है तब ना करंट सप्लाई होता है, करंट जनरेशन होता है। तो उसी कारण से जो इन दोनों सब्जेक्ट के मिलने से किसी थर्ड सब्जेक्ट क्या हुआ कि जियो पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूजन। और डिटेल्स में जानकारी लेना है तो वहां पर मेरे प्ले लिस्ट पे जाकर के वीडियो अपलोड है, वहां से जाकर के इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द मोबाइल लाइब्रेरी सर्विसेज ऑफ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी स्टार्टेड। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की मोबाइल लाइब्रेरी सेवा किस वर्ष शुरू की गई। तो इसका राइट आंसर जानने से पहले हम लोग चलिए इसका डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। द दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी मोबाइल लाइब्रेरी सर्विसेज वेर स्टार्टेड इन 1953। 1953 में स्टार्ट हुई थी। दिस सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड लाइब्रेरी एक्सेस टू residents in the rural and newly developing areas of Delhi by using mobile vans to bring books directly to people's doorsteps। इसका मतलब होता है कि मोबाइल लाइब्रेरी, इसको बोलते हैं व्हील लाइब्रेरी ऑन व्हील्स।
कि जिसका हिंदी में होता है चक्के पर पुस्तकालय। इसी कारण से इसको डेवलप किया गया है कि आप यूजर्स को कैसे आप इंफॉर्मेशन से अपडेट करेंगे, या दूसरी बात है कि उसको रीडिंग हैबिट से कैसे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए मोबाइल लाइब्रेरी रंगनाथन ने भी डेवलप किया था। रंगनाथन के द्वारा ये मोबाइल लाइब्रेरी डेवलप किया गया है, जिसको रंगनाथन ने अपने वर्ड में नाम दिया था लिब्राचीन। लेकिन इसका नाम क्या है? लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। लेकिन उसका नाम रंगनाथन ने रखा था लिब्राचीन। ठीक है। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की मोबाइल सेवा कब शुरू हुई थी? 1953 में शुरू की गई थी। यह सेवा दिल्ली के ग्रामीण और नए विकासशील क्षेत्रों में निवासियों को पुस्तकालय तक पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, जिसमें मोबाइल वैन का उपयोग करके पुस्तकों को सीधे लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1953। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When did InfluMnet Center become an independent university center? देखिए, इंडिया आपको InfluMnet के बारे में जानना होगा। मेरे लाइब्रेरी नेटवर्क्स वाले प्लेलिस्ट पे मैंने वीडियो अपलोड करके रखा है, वहाँ से जाकर के InfluMnet को पढ़िए। क्या है ये? लाइब्रेरी नेटवर्क्स है। जो इम्पोर्टेंट क्या है इसका? रिसोर्स शेयरिंग। जिसे कोई भी लाइब्रेरी अगर किन्हीं को रिसोर्सेज की कमी है तो डायरेक्ट InfluMnet के वेबसाइट पर जाकर के आप वहाँ से फ्री रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका ये इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी सेंटर कब बना था? चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द InfluMnet Center became an independent inter-university center in May 1996. It was initially established as a national project in March 1991. इसकी जो स्टार्ट हुई थी प्रोजेक्ट, वो कब स्टार्ट हुई थी? मार्च 1991 में स्टार्ट हुई थी, अंडर द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, एंड वाज लेटर ग्रांटेड ऑटोनॉमी बाय यूजीसी। लास्ट में क्या हुआ? इसको यूजीसी ने पूर्ण स्वायत्तता दे दी। तो कब दिए दिया था उनको? मई 1996 में। ये पूरा, चलिए इसका राइट आंसर चलिए हम लोग टिक कर लेते हैं। जो मई 1996 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट। देखिए, पुस्तकालय अधिनियम और पुस्तकालय विधान यही चीज होता है कि क्यों, किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जनरली लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, मैंने इसके लिए भी अपने प्लेलिस्ट में वीडियो बना के रखा है, आप वहाँ से भी इसको समझ सकते हैं कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन होता क्या है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक नियम है कि कोई भी जैसे कोई भी चीज़ रन करता है तो उसके पीछे एक नियम होता है। तो लेजिस्लेशन एक क्या है? पुस्तकालय नियम। ये कहाँ पर अप्लाई होता है? तो ये पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए अप्लाई होता है लेजिस्लेशन। ठीक है। तो इसके लिए अगर पूरा डिटेल्स में जानना है तो मेरे प्लेलिस्ट पे दिया गया है, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। Who among the following coined the phrase the best reading material for the largest number at the least cost? कम से कम कीमत पे अधिक से अधिक लोगों के लिए सर्वोत्तम अध्ययन सामग्री। अब ये क्या चीज़ क्या है ये समझ लीजिए। ये बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल्स है कि बुक का सिलेक्शन हम किस आधार पे लाइब्रेरी के लिए करेंगे। तो ये प्रिंसिपल दिया किसने था? तो मेलविल डेवी ने इस प्रिंसिपल को भी दिया था, मैकॉल्विन को भी दिया था, मैकॉल्विन ने भी एक प्रिंसिपल दिया था, रंगनाथन ने भी प्रिंसिपल दिया था, और एक ड्रूरी है। हाँ, तो ड्रूरी ने भी प्रिंसिपल दिया था। बट जो सबसे कम कीमत पे अधिक से अधिक लोगों के लिए सर्वोत्तम अध्ययन सामग्री का जो प्रिंसिपल था वो मेलविल डेवी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक्सपेंड द फुल फॉर्म ऑफ डेलनेट। देखिए, डेलनेट का फुल फॉर्म क्या है? देखिए यहाँ पर है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, देहरादून लाइब्रेरी नेटवर्क, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क और डेवलप्ड लाइब्रेरी नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। बहुत सारे स्टूडेंट गलती भी कर देते हैं कि दिल्ली लाइब्रेरी, दिल्ली से नाम से समझ में आता है दिल्ली, बट इसका नाम चेंज हो गया है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। Delnet has been established with the prime objective of promoting resource sharing among libraries। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ अ नेटवर्क, नेटवर्क के माध्यम से ऑफ लाइब्रेरीज क्या करती है कि डेलनेट एक लाइब्रेरी नेटवर्क है, अपने नेटवर्क के माध्यम से लाइब्रेरीज के बीच में इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करती है, रिसोर्सेज की शेयरिंग करती है। इट एम्स टू कलेक्ट, स्टोर एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन बिसाइड्स offering computerized services to users to coordinate effort for suitable collection, development, and also to reduce unnecessary duplication wherever possible। ठीक है। तो चलिए फिर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हम लोग कर लिया हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नोटेशन ऑफ यूज्ड फॉर रिसर्च इन स्टैंडर्ड्स। देखिए यहाँ पर टेबल आपको जानना जरूरी है कि डीडीसी में कितने टेबल्स हैं। उसी टेबल्स के रीजन में है क्या? स्टैंडर्ड सब डिवीजन। एक इस टेबल का नाम है
टेबल 1 का नाम है स्टैंडर्ड सब डिवीजन, उसी के अंदर आता है 072, ये आपका रिसर्च का नंबर है। ठीक है, आप डीडीसी जिनके पास होगा वो इसका नंबर स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल 1 से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फॉर्मुलेटेड द सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स। मैंने आपको नाम बताया कि दो सब्जेक्ट हेडिंग्स हैं, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। तो इसके जो किन्होंने दिया था, इसको मिनी अल सीयर्स ने दिया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मिनी अल सीयर्स November 1873, November 2, 1928, 1993 formulated the Sears list of subject headings, a simplification of the Library of Congress subject headings. चलिए, in Mark 21 bibliographic framework, the tag 300 is meant for। देखिए मार्क 21 का जो बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट है वो सभी लोगों को आपको याद रखना है। इससे भी एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है मार्क फ्रेमवर्क से, मार्क टैग के नाम से है। उसमें बहुत सारे टैग्स हैं। अभी आपको कोई भी कैटलॉग बनाते हैं ना हम लोग, मार्क टैग पर ही बनाते हैं, और उसी में तो ये 300 किसके है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए। अगर बहुत ज़्यादा आपको डिटेल्स में जानकारी लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट कीजिए, मेरा नंबर है 9572655956। आप वहाँ पर से रिक्वेस्ट करके मैं आपको मार्क टैग आपको भेज सकता हूँ। तो आप मार्क टैग पूरा कंप्लीट लिस्ट में आपको भेज दूंगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, द फर्स्ट मार्क फॉर्मेट वाज डेवलप्ड बाय। तो फर्स्ट मार्क फॉर्मेट किसने डेवलप किया था, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने डेवलप किया था द फर्स्ट मार्क फॉर्मेट। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। मार्क इज स्टैंडर्ड फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम कैटलॉग by libraries and used for the exchange of bibliographic information among automated library system during 1996 1968. It was developed by Henry T. Avram at Library of Congress as pilot project to create records that can be read and interpreted by computers and also shared among libraries. It was used for automation purposes to print cards or catalogs। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे मार्क बने, हर एक अलग कंट्री में अलग अलग, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस मार्क, एलसी मार्क, यूएस मार्क, इसके बाद कैन मार्क भी बने। तो यहाँ पर सबका कैनेडियन मार्क और मार्क 21 भी बना, तो मार्क 21 लास्ट बना। तो मार्क 21 दो यूएस मार्क और कैनेडियन मार्क दोनों मिला करके और यूनी मार्क, इन सभी को मिला करके बना मार्क 21। ये याद कर लीजिएगा आपके लिए। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, चलिए इन मार्क 21 सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड्स, मार्क 21 में सब्जेक्ट एक्सेस किस फील्ड, किस टैग के अंदर आता है, किस फील्ड के अंदर आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 666XX। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ 6XX सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड, 600 सब्जेक्ट आइडेंटिटी। जब किसी बुक का हम लोग एंट्री करते हैं तो सब्जेक्ट आइडेंटिटी 60 के ही अंदर में करते हैं, तो उसके लिए 650 हमारा सब्जेक्ट आइडेंटिटी। सब्जेक्ट आइडेंटिटी में मान लो कोई दो ऑथर के द्वारा बुक लिखी गई है, तो हम लोग फर्स्ट तो 100 में करते हैं, और इसके बाद जो सब्जेक्ट 600 है पर्सनल नेम, उस नाम में एंट्री करते हैं। फिर सब्जेक्ट आइडेंटिटी कॉर्पोरेट नेम अगर किसी का बना है, 650 आपका सब्जेक्ट आइडेंटिटी एंट्री होता है। फिर सब्जेक्ट एंड ज्योग्राफिकल नेम, ये सबसे एंट्री होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, हु कॉइन्ड द टर्म वेब 3.0। देखिए ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेब 2.0, वेब 2.1.0, 2.0 एंड वेब 3.0। ये सबसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, कभी 1.0 पूछ देता है, कभी 2.0 पूछ देता है, और कभी 3.0 पूछ देता है। तो इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो भी दूंगा इसके लिए। तो यहाँ पर है हु कॉइन्ड द टर्म वेब 3.0, तो जॉन मार्कॉफ ने वेब 3.0 को दिया था। तो यहाँ द टर्म वेब 3.0 वाज कॉइन्ड बाय ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड एथरियम co-founder Gavin Wood in 2014 to describe a future more decentralized and democratic internet built on blockchain technology. While there were earlier discussion of a Web 3.0 in 2006 by John Markov। ठीक है, यहाँ 2006 में जॉन मार्कअप के द्वारा दिया गया था। हमारा हो गया। फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ईयर खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी फाउंडेड। कब खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी का की स्थापना किस वर्ष की गई थी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा 1891 इज द राइट आंसर। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी इज वन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये नेशनल लाइब्रेरी पूरे वर्ल्ड एशिया की 7th पोजीशन में आती है। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये नेशनल लाइब्रेरी के रूप में भी जाना जाता है। तो किसने मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में ये नेशनल लाइब्रेरी जानी जाती है। लोकेटेड इन पटना बिहार, इट वाज ओपन टू पब्लिक ऑन 29 October 1891 by Khan Bahadur Khudabakhsh with 4,000 manuscript, of which he inherited 1,400 from his father Maulvi Muhammad Bakhsh. It is an autonomous organization under मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये किस मंत्रालय के अंतर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये सब याद रख कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है and is governed by board of with the governor of Bihar as its official chairman, and is known for its rare collection of Persian and Arabic manuscript. It also hosts paintings made during the Rajput and Mughal eras of India. It is also a designated manuscript conservation center MCC under the National Mission for Manuscript. तो आज का उम्मीद है जितना भी मैंने पढ़ाया और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था और उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा और फिर इसी रीजन में हम लोग फिर प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही। जो अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट कैसा लगा ज़रूर दें और हो सकेगा तो दूसरे तक भी शेयर करें। थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर दूसरे वीडियो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर नए इन्फॉर्मेटिव के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए कंटेंट के साथ। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।